हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आप लोग किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग कॉमन पेपर्स के लिए अगर सर्च कर रहे हैं कोई चैनल, तो आप एकदम सही चैनल पर आए हैं, जिसमें आप लोगों को पार्ट 1 के कितने भी क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और कितना आप लोगों को किस तैयारी करनी है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ हिंदी के प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स में, चाहे आप आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की कर रहे हो, एनवीएस की कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो उसमें आप लोगों का जो पार्ट 1 है वो कॉमन पेपर जिसमें भी आता है वो किस तरह का आता है, और हिंदी जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। इसके अलावा आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर पूछेगा। तो पहला प्रश्न है, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? तो विसर्ग संधि आप लोगों को पता है कि इसमें विसर्ग के साथ स्वर का मेल होता है। जैसे तपोवन की अगर हम बात करें, इसमें तपह धन वन, ठीक है, तो यहाँ पे विसर्ग के साथ जो है व ठीक है, तो यहाँ पे विसर्ग के साथ जो है स्वर का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। चौथा इसका सही उत्तर है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत की दुर्दशा नामक जो ग्रंथ है, लेख है, गद्य है, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया था। और उन्होंने हिंदी गद्य के विकास के लिए या हिंदी साहित्य के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए थे उत्कृष्ट। और क्योंकि उस समय आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश प्रणाली थी और हमारे हिंदी का कहीं ना कहीं पतन हो रहा था, तो उस समय सबसे पहले जो हिंदी के उत्थान का कार्य किया था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही किया गया था। तो इसलिए उनके काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धूमिल का पूरा नाम क्या है? धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे। ठीक है, अगर आप बात करें कि उपनाम जो भी गद्य लेखक हैं या पद्य के काव्य रचयिता हैं, ठीक है, तो उनके उपनाम से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर धूमिल जो उपनाम है वो सुदामा पांडे का है, तो आपको ये भी तैयार करना है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, जैसे घनानंद, मतीराम, बिहारी और पद्माकर। ठीक है, यानी कि सबसे पहले घनानंद आए, फिर मतीराम, फिर बिहारी, फिर पद्माकर, इस तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, अगर असंगत शब्द जहाँ पर भी आ रहा है या कहीं पर भी सही नहीं है कहा था, तो इसका मतलब अन्य 3 सही हैं। ये आप लोग कंसिडर कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ये जानकर कि जैसे आपको पता है कि विद्या निवास मिश्र अगर विचार और अनुभूति इनके द्वारा नहीं लिखा गया है तो बाकी 3 जो है ये सही हैं। तो इस तरह से आप इनको तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो महादेवी वर्मा की जो एक बहुत ही फेमस कवयित्री थी, ठीक है, प्रसिद्ध कवयित्री थी, तो उनकी जो सबसे पहली रचना थी वो निहार, फिर रश्मि, फिर सांध्य गीत और फिर दीप शिखा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथा। अगला है, हरी घास पर क्षण भर किस रचनाकार की रचना है? तो यह है नागार्जुन की। ठीक है, तो इस तरह से भी रचनाओं से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो तुलसीदास की भक्ति ये आप लोगों को इजीली पता होगा कि दास्य भाव की है, क्योंकि वो प्रभु का अपने आप को सेवक मानते हैं या दास मानते हैं। ठीक है, रामचंद्र जी की वो आराधना करते थे, उन्हीं पर उन्होंने काव्य भी लिखा हुआ था। ठीक है, तो उनकी जो भाव है वो एक दास का है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? अगर आप सही अनुक्रम की बात करें प्रकाशन वर्ष के अनुसार, ठीक है, और जयशंकर प्रसाद के नाटक, तो इनमें सबसे पहले आता है राजश्री, फिर अजातशत्रु, फिर स्कंदगुप्त और अंतिम आया था उनका ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, उनका अंतिम नाटक था ध्रुव स्वामिनी। तो आपका सही उत्तर हो जाता है दूसरा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? इतिहास की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे पहले इनमें कौन आए? ठीक है, तो रहीम, फिर कबीर, फिर तुलसी, फिर जायसी। ठीक है, सबसे पहले जो है रहीम आए, फिर कबीर दास, फिर तुलसीदास, फिर मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ठीक है, तो आप इनमें से आप लोगों को पता होना चाहिए कि सही उत्तर क्या है। तो राजा निरंबस्या कमलेश्वर ये सही उत्तर है। अगला है पतंग उड़ रही है, वाक्य में किस प्रकार की है या किस प्रकार का ये वाक्य है? तो ये अकर्मक है, क्योंकि पतंग स्वयं नहीं उड़ रही है। सकर्मक और अकर्मक वाक्य मैंने आप लोगों को पहले की वीडियोस में भी बताए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो इसका दार्शनिक आधार अगर हम देखें तो पूंजीवाद है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरणगुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है? तो मैथिली शरणगुप्त की अगर हम बात करें तो इसमें पंचवटी, जयद्रथवत, विष्णुप्रिया और अंतिम जो इनका काव्य ग्रंथ था वो था यशोधरा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथा। अगला है, अब लौ नसानी अब न नसे हों, तुलसीदास की यह उक्ति किस रचना से उद्धृत है या किस रचना से ली गई है? तो ये ली गई है दोहावली से। ठीक है, हमारे तो इंटरमीडिएट में ये दोहावली थी, आपके उसमें है या आप लोग ने इसमें पढ़ा है या नहीं, आपके उसमें है या नहीं, इसके बारे में आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 116 से 120 में प्रत्येक वाक्य 4 भागों 1, 2, 3, 4 में विभक्त है, जिसमें से एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्धि वाला भाग पहचान कर उत्तर दीजिए। तो आपने यहाँ पे अशुद्धि वाला भाग पहचानना है। तो पहला प्रश्न है, हमारे वकील ने सारे प्रमाण माननीय न्यायालय के समक्ष में समय पर प्रस्तुत कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बात करें तो वकील ने या हमारे वकील द्वारा या इस तरह से जो है इसमें होना चाहिए था। अगला है, प्राचार्य द्वारा सूचित किया गया है कि पाठ्यक्रम पर निर्धारित पाठ अवश्य पढ़ाया जाए। तो पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ होना चाहिए। तो तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीमा पर तैनाती सैनिकों की बहादुरी के सामने हमारे दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा उत्तर मिल जाएगा कि पहला ही गलत है, क्योंकि सीमा पर तैनात सैनिकों यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन तैनाती नहीं होना चाहिए, वर्ड गलत है। तो आप पहला जो है सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, सरकार को जानकारी है कि सीमा सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक गोला बारूद और तोपें चाहिए। तो सरकार को जानकारी है या सरकार को जानकारी है कि सीमा सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक गोला बारूद और तोपें चाहिए। तो अगर पहला देखें तो पहला ही यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगला है, संलग्न प्रार्थना पत्र पर अपनी संस्तुति देते हुए अनुलग्न को सहित प्रस्तुति कर दीजिए या प्रस्तुत कर दीजिए होना चाहिए था। तो आपका सीधे सीधा उत्तर हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 121 से 131 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से एक स्थापना यानी कि असर्शन ए और दूसरा तर्क यानी कि रीजन आर है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट है स्थापना। ठीक है, स्थापना की अगर बात करें तो भारतीय काव्यशास्त्र की मान्यताओं में अंतर विरोध है। तर्क है, क्योंकि रस चिंतन जितना सूक्ष्म है अलंकारों का विभाजन उतना ही स्थूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ए सही है और आर भी सही है। अगर आप देखें, क्योंकि भारतीय काव्यशास्त्र की मान्यताओं में अंतर विरोध इसलिए है क्योंकि जो उसका रस चिंतन है वो इतना सूक्ष्म है उतना ही जितना अलंकारों का विभाजन है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता तथ्य और सत्य से परे केवल काल्पनिक व्यापार है, क्योंकि कविता का उद्देश्य लोकरंजन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए गलत है और आर सही है, क्योंकि अगर हम बात करें कि कविता तथ्य और सत्य से परे है, ऐसा नहीं है, काल्पनिक नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि कविता में सत्य और तथ्य भी शामिल होता है। नेक्स्ट देखिए, स्थापना। भक्ति में आसक्ति का भाव प्रबल होता है और यही आसक्ति जीव को प्रपंचों से मुक्त कराती है। अब इसमें तर्क क्या है? क्योंकि निर्गुण भक्ति में भगवत आसक्ति ही अनुग्रह प्रदाता है। तो यहाँ पे आप देखें कि ए गलत है और आर सही है। भक्ति में आसक्ति का भाव प्रबल होता है और यही आसक्ति जीव को प्रपंचों से मुक्त कराती है। तो आसक्ति का भाव जो है नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ए और ए गलत है और आर सही है। अगला है,
कायिक अभिनय द्वारा अवस्था की अनुकृति को नाटक कहते हैं। भरत के नाट्यशास्त्र में वर्णित अनुभाव विधान इसकी पुष्टि करता है। तो यहाँ पे ए भी सही है और आर भी सही है, क्योंकि आप देखें कि जो कायिक अभिनय, कायिक मतलब हुआ कि शारीरिक, या जो आप फिजिकल जो अभिनय करते हैं अभिनेता, उसके अवस्था की अनुकृति को ही हम क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। ठीक है, और अनुभाव विधान इसकी पुष्टि करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। युगों से चली आती हुई कविता की रोमांटिक भावभूमि परंपरागत रूप से सदैव गतिशील रहती है, क्योंकि कविता की विकास यात्रा मनुष्य के सक्रिय संवेदन स्पंदों से जीवन के होने का निरंतर एहसास कराती रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ए गलत है और आर सही है, क्योंकि कविता की रोमांटिक भावभूमि परंपरा रूप से सदैव गतिशील रहती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो आपके कॉमन पेपर में भी पूछे जाते हैं। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसमें आप लोगों को मैं आगे की वीडियोस में और नए जितने भी आपके कॉमन पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराऊंगा, अन्य सब्जेक्ट के भी। तो अगर आपके कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।